अब तक की कहानी में आपने देखा कि अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तो टीना ने दोबारा से आवाज़ दी। वह बिना पूछे दरवाज़ा नहीं खोलना चाहती थी क्योंकि न जाने वो लोग अंदर किस हालत में हो। काफ़ी देर तक कोई आवाज़ नहीं आई तो टीना ने तंग आकर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही उसे वहाँ गहन सन्नाटा नज़र आया। वह इस बात से चौंक गई। वह वहाँ सभी को आवाज़ देने लगी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। चलते चलते अचानक उसे एक सफ़ेद टोप मिली जो उसने सुबह आर्या के बदन पे देखी थी। वह किसी विदेशी कंपनी की काफ़ी महंगी टोप थी, इसलिए टीना खुश होती हुई उसे अपने पर्स में रखकर आगे बढ़ने लगी। टीना कुछ घबराई सी उस कमरे को देखने लगी क्योंकि उस कमरे में कोई खिड़की नहीं थी और दरवाज़ा बाहर से बंद था। उससे भी बाहर वाले दरवाजे में तो ताला लगा था। टीना सोचने लगी कि आर्या का टोप यहाँ है, मतलब वो यहाँ आई होगी, लेकिन सभी कहाँ गए। टीना चल ही रही थी कि अचानक उसे ऐसा लगा कि उसका पैर किसी चिपचिपे पानी जैसे पदार्थ में पड़ गया है। जब उसने नीचे देखा तो उसकी चीख निकल गई। वो गहरा लाल रंग का खून था जो अब कुछ सूख चुका था। टीना ने जब आसपास देखा तो वो खून उसे पास के टूटी अलमीरा से निकलता हुआ दिखाई दिया। यह देखकर टीना कुछ घबरा गई और वहाँ से भागने को हुई। अचानक उसे ख्याल आया कि ये सब साजिश उसी ने रची थी। अब यदि वह यहाँ से भाग गई तो बुरी फंसेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्या मर चुकी है, इसलिए वो सभी यहाँ से भाग गए। मन में यह ख्याल आते ही टीना उस पुरानी अलमीरा की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी और अपने कांपते हाथों से अलमारी को खोल दिया। उसके ऐसा करते ही कुछ भारी भरकम उसके ऊपर गिरा जिससे वो संभाल न सकी और उसके नीचे दब गई। वह खौफ से चीखती चिल्लाती हुई उस चीज़ को अपने ऊपर से हटाने लगी और जैसे ही वो उससे आज़ाद हुई उससे उस चीज़ से कहीं दूर हट गई। कुछ ध्यान से देखने पर पता चला कि वो भारी वस्तु किसी लड़के की लाश थी। उस लाश को देखकर टीना सिहर उठी और लड़खड़ाते कदमों से भागने को हुई। अचानक उसकी नज़र अपने ऊपर गिरते खून पर पड़ी। उसने चौंक कर ऊपर देखा तो उसकी चीख निकल गई। ऊपर छत से 3-4 लाशें लटकी हुई थी। टीना भागते हुए सीधी निकली और अपनी कार में बैठकर घर की ओर चल पड़ी। कुछ दूर जाते ही उसकी गाड़ी सड़क के साइड में बनी दीवार से टकरा गई और टीना का एक्सीडेंट हो गया। वो शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल का गलियारा था जहां आर्या अकेली बेंच पे बैठी अपने मोबाइल से खेल रही थी। वह अपने में ही मगन थी कि अचानक से यशवर्धन और अनुराग उसके पास आकर घबराई सांस से पूछने लगे, कहाँ है टीना। आर्या ने दोनों को शांत करवाया और उसके बाद कहा कि अंदर उसका इलाज चल रहा है, कुछ देर में हमें मिलने दिया जाएगा। यशवर्धन ने कुछ गुस्से में आर्या से पूछा, यह सब कैसे हुआ और किसने किया। फिर अनुराग यशवर्धन पर चिल्लाते हुए बोला, यार इसमें तू इस बेचारी पर क्यों चिल्ला रहा है। मत भूल कि यही उसे यहाँ लेकर आई है और हॉस्पिटल का बिल भी भरा है। अनुराग के समझाने से यशवर्धन कुछ देर शांत हो गया, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि आज टीना की जो भी हालत है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आर्या का ही हाथ है। कुछ देर में अंदर से डॉक्टर बाहर आ गए और सभी को अच्छी खबर सुनाने लगे कि सब ठीक है। उसे इतने बड़े एक्सीडेंट में भी ज़्यादा चोट नहीं आई क्योंकि वह बहुत भाग्यशाली है। उसके सर में कुछ चोट आई है, कुछ घंटों में उसे होश आ जाएगा। यशवर्धन ने कहा, क्या हम उसे देख सकते हैं डॉक्टर। डॉक्टर ने हाँ कहा, लेकिन उसके साथ रात बिताने की इजाज़त सिर्फ एक को ही दी जा सकती है, वो भी कोई महिला ही होनी चाहिए क्योंकि मरीज भी महिला ही है। डॉक्टर के जाने के बाद यशवर्धन सौम्या को गाली देते हुए बोला, यार
इसे भी आज ही बाहर जाना था। अब कहाँ से लाएंगे हम कोई महिला जो उसका ध्यान रख सके? आर्या ने कहा, क्यों, क्या मैं महिला नहीं हूँ? आज रात टीना के साथ मैं रुक जाती हूँ। यशवर्धन साफ मना करते हुए बोला, नहीं नहीं, तुम नहीं, मैं किसी और को बुला लेता हूँ। अनुराग दोबारा आर्या की साइड लेते हुए बोला, यार तुझे आर्या से समस्या क्या है? क्यों तू इससे बेरुखी दिखा रहा है? वो रुकने को तैयार है तो इसमें तुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? यशवर्धन आर्या को गुस्से में घूरते हुए बोला, अनुराग यार तू बात समझ नहीं रहा है। अनुराग ने आराम से कहा, आर्या को टीना के साथ अंदर सोने दे, हम दोनों यही बाहर सो जाते हैं। कल सुबह तक तो टीना को होश आ ही जाएगा और कल सुबह तक उसके माँ बाप भी आ जाएंगे। उसके बाद तीनों टीना के कमरे में गए जहाँ वो मशीनों के बीच बेहोश पड़ी थी। कुछ देर में नर्स ने दोनों लड़कों को भगा दिया और यशवर्धन मन मारकर वहाँ से चला गया। उसका चेहरा बता रहा था कि वह आर्या के साथ टीना को अकेली नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि आज टीना की वजह से आर्या के साथ क्या क्या हुआ है। वह आर्या को देखकर हैरान था कि वो इतनी नॉर्मल कैसे है। क्या टीना का प्लान फेल हो गया? उसने समझ लिया कि हाँ, उसका प्लान फेल हो गया होगा। वो रात का गहरा सन्नाटा, उस अस्पताल परिसर में इतनी खामोशी थी कि वहीं लोगों के मन में एक दहशत भर रही थी। अस्पताल के गलियारे में एक बेंच में अनुराग आराम से सो रहा था, जबकि यशवर्धन बड़ी बेचैनी से यहाँ वहाँ घूम रहा था। वह अब तक 4 बार आर्या से दरवाज़ा खुलवाकर टीना को देख चुका था। अब दोबारा वह उसे नहीं देख सकता था। वह अनुराग के पास आया और उसके सामने वाली बेंच में आराम से बैठ गया और सोचने लगा कि अचानक क्या हुआ होगा। यहाँ अंदर टीना अभी भी बेहोश थी और आर्या टकटके लगाए उसे ही घूरे जा रही थी। अचानक टीना ने अपनी आंखें खोली और आर्या जल्दी से उसके पास आ गई। टीना उसे देखकर बेहद डर गई और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। वह ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगी और पूरी ताकत से चिल्लाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि उसके कंठ से सिवाय हवा के कुछ बाहर नहीं निकल रहा था। आर्या उसका सर सहलाते हुए बोली, टीना, तुम्हें होश आ ही गया तो अब क्या इरादा है? सभी को चिल्लाकर मेरी सच्चाई बतानी है? तुम्हें पता है, यदि इस एक्सीडेंट में तुम मर ही जाती तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि अब जो तुम्हारे साथ मैं करने वाली हूँ उससे तो लाख गुना अधिक मौत अच्छी है। टीना आर्या की भयानक बातें सुनकर अचानक चीखी, लेकिन आर्या ने जल्दी से उसका मुंह दबा दिया और कोई इंजेक्शन उसके गले में लगा दिया। वह कुछ पल में ही दोबारा से बेहोशी की अवस्था में चली गई। उसके बाद आर्या ने अपने बैग से कुछ सफ़ेद कागज़ निकाले और उसमें कुछ अजीब सी यंत्र बनाकर टीना के बिस्तर के चारों ओर लगाने लगी। उसके बाद उसने उन सभी कागज़ों में अपना खून लगाया और टीना का खून भी लगाकर मंत्र पढ़ने लगी। कुछ ही समय बाद उन कागज़ों से निकली सबसे पहले एक काली पतली सी जड़, जो किसी सांप की तरह टीना की ओर बढ़ने लगी। वो बहुत सारी जड़ें निकलने लगी। वो जड़ें सांप की तरह टीना के जिस्म से लिपटने लगी। उन्हें देखकर आर्या ने टीना की पैंटी उतार दी और उसकी दोनों टांगें खोलकर बोली, यहाँ से प्रवेश करो मेरे बच्चों। उसके ऐसा कहते ही किसी आज्ञाकारी बालक की तरह वो काली मनहूस जड़ें रेंगते हुए एक के बाद एक टीना की योनि में प्रवेश करने लगी। उसकी कुछ देर बाद ही टीना का समूचा जिस्म एकदम से ऐसे कांपने लगा मानो कोई भूचाल आया हो। उसके बाद टीना ने अचानक अपनी आंखें खोली और आर्या को घूरने लगी। आर्या अपनी जीत का जश्न बनाते हुए सभी कागज़ दोबारा से अपने बैग में डाल लिए
और आराम से बैठकर पानी पीने लगी। पानी पीने के बाद जैसे उसने अपने आप को तैयार किया और पूरी ताकत लगाकर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। आर्या की चीख पुकार सुनकर पूरे अस्पताल में जैसे हड़कंप मच गया। बाहर बेंच में सोया अनुराग और यशवर्धन कांप उठे और जल्दी से कमरे में पहुंचे। दरवाज़ा बंद था और अभी भी अंदर से आर्या की ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ आ रही थी। दोनों ने बहुत आवाज़ें दी, दरवाज़ा ठोका, लेकिन आर्या दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। अनुराग ने यशवर्धन से कहा, जल्दी दरवाज़ा तोड़ दो। यशवर्धन ने जल्दी से दरवाजे पर लात मारना शुरू किया और अब तक अस्पताल स्टाफ भी आ चुका था। उन्होंने भी यशवर्धन की मदद की। कुछ प्रयास के बाद आखिरकार दरवाज़ा खुला और यशवर्धन ने देखा कि आर्या सामने सोफे पर बैठी खौफ से अपनी आंखें बंद कर चिल्ला रही है। उसकी हालत बेहद ख़राब हो चुकी थी। यशवर्धन ने जब हैरानी से टीना को देखा तो उसकी भी चीख निकल गई। टीना अपने बिस्तर में बेहद अजीब सी मुद्रा में पड़ी थी और उसे ही घूरे जा रही थी। उसके हाथ पैर अकड़े हुए थे और उसके मुंह से लार निकल रही थी। सबसे खतरनाक उसकी आंखें थी जो एकदम सफ़ेद हो चुकी थी। वह किसी अजीब भाषा में कुछ बुदबुदा रही थी, जैसे कोई तांत्रिक क्रिया में मंत्रोच्चारण कर रहा हो। वहाँ मौजूद डॉक्टरों ने भी उसे देखा। उनका प्रोफेशन उन्हें भले ही भूत प्रेत को मानने की इजाज़त ना देता हो, लेकिन एक डॉक्टर भी एक इंसान ही होता है और हर इंसान के दिमाग का एक कोना भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर यकीन तो करता ही है। उनमें से एक बूढ़े डॉक्टर ने नर्स को जल्दी से नींद का इंजेक्शन बनाने को कहा और 2 वार्ड बॉय को गार्ड्स के साथ टीना को पकड़ने को कहा। डॉक्टर का ऑर्डर सुनकर जैसे उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई हो। मतलब सामने खड़ी जिस बला को देखकर सभी की सांसें अटकी पड़ी है, उसे जाकर उन्हें पकड़ना पड़ेगा। जब काफ़ी देर बाद किसी की हिम्मत आगे बढ़ने की नहीं हुई तो उस बूढ़े डॉक्टर ने डांटते हुए कहा, तुम लोगों को अपनी नौकरी प्यारी है या नहीं? मैं मानता हूँ कि जो दिख रहा है वो भयानक है और मुझे भी देखकर डर लग रहा है। मेरे पास भी फ़िलहाल इसकी इस हालत का कोई जवाब नहीं है, लेकिन हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। हो सकता है हादसे के सदमे की वजह से ऐसा कर रही हो या इन्हें पहले से ही कोई दिमागी बीमारी हो। यशवर्धन हिम्मत करके आगे बढ़ा और उसके पीछे गार्ड्स और बाद में वार्ड बॉय सहमे से आगे बढ़ने लगे। यशवर्धन ने जैसे ही टीना को हाथ लगाया, उसने एक ही झटके में उसे पकड़कर फेंक दिया। वो ऊपर सीलिंग फैन से टकराकर नीचे गिरा। यह नज़ारा देखकर सभी लोग जल्दी से पीछे हट गए। अब किसी की भी हिम्मत आगे बढ़ने की नहीं थी। कुछ समय में ही उस जगह अच्छा खासा भीड़ जमा हो गई। कुछ देर बाद उसी भीड़ में से लोगों को धकेलती हुई एक महिला सामने आई और बेखौफ टीना के पास जाने लगे। कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। उस महिला ने अपने गले में से एक अजीब सा लॉकेट निकाला और मंत्र पढ़ते हुए टीना के गले में डाल दिया। उसके ऐसा करते ही टीना आश्चर्यजनक रूप से बिल्कुल शांत हो गई और सीधी लेट गई। उस महिला ने नीचे पड़े यशवर्धन को उठाया तो उसने खौफ से टीना को देखते हुए पूछा, क्या हुआ है इसे और आपने अभी अभी क्या किया? उस महिला ने यशवर्धन को सहारा देते हुए उठाकर कहा, तंत्र का प्रयोग हुआ है इस लड़के पर। किसी ने बड़े भयंकर तंत्र का प्रयोग किया है। मैंने बस इसे कुछ देर के लिए ही शांत किया है।